पिछले पार्ट में मैंने 50 तक क्वेश्चंस करा दिए थे। अब आगे मैं 51 से कराऊंगा। ठीक है, तो इतने में आपको कोई डाउट नहीं है? 51 देखते हैं। लिखा हुआ है, ये हमारा रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन है। रेशियो एनालिसिस का। यहाँ पे लिखा है कि स्थायी दीर्घकालिक दायित्व, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी दी है हमारी 5 लाख, स्थायी संपत्ति फिक्स्ड एसेट्स दिए 12 लाख, कैपिटल दिए 8,50,000, करंट लायबिलिटी दिए 2.5 लाख और करंट एसेट दिए 4 लाख। आप काय शोधन क्षमता अनुपात बताओ। तो शोधन क्षमता अनुपात का मतलब होता है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो इक्वल टू होता है टोटल लायबिलिटी या डेट अपॉन में इक्विटी प्लस प्रॉफिट। तो इक्विटी प्लस प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल बोल सकते हैं। और टोटल लायबिलिटी दी है हमारी 5 लाख की, ये लायबिलिटी हो गई। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म हो गई हमारी 2.5 लाख की, तो हो गई 7.5 लाख। और कैपिटल हमारी दी है 8,50,000, तो 7.5 अपॉन में 8.85,000, इसे कर देते हैं 7,50,000 करते हैं। हम्म, ये लग गया। तो इसे हम लोग काटेंगे तो आएगा आंसर 15/17। तो रेशियो हो जाएगा 15:17, सॉल्वेंसी रेशियो हो गया। कुछ समझ में आया? सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब होता है टोटल लायबिलिटी अपॉन में ओनर इक्विटी प्लस प्रॉफिट। तो सॉल्वेंसी रेशियो एक तरीके से देखा जाए तो ये रिलेशन बताता है किसके बीच में, लायबिलिटी और उसकी ओनर की इक्विटी के बीच में रिलेशन बताता है। ये क्लियर हो गया? अब आगे बताता हूं मैं। जो सॉल्वेंसी रेशियो होता है, अगर शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में आता है एक क्विक रेशियो आता है, एक करंट रेशियो आता है। लॉन्ग टर्म में आता है डेब्ट इक्विटी रेशियो आता है, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आता है। इसके अलावा डेट टू कैपिटल रेशियो आता है। तो ये सब सॉल्वेंसी रेशियो कहलाते हैं। 51 के बाद अब आगे आते हैं 52 में क्या लिखा हुआ है। 51 एकदम क्लियर हो गया आप लोगों को? चलते हैं आगे क्वेश्चन में। 52 में लिखा हुआ है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही समीकरण है बताना है। तो सही समीकरण हमको बताना है। लिखा है संपत्ति एसेट बराबर कैपिटल लिखी है, तो ये तो गलत है। एसेट इक्वल टू लायबिलिटी माइनस कैपिटल, ये भी गलत है। सी सही है। आगे लिखा है निम्नलिखित में से सभी स्थिर लागत है एक को छोड़कर। तो देखो, जो इंश्योरेंस की फीस होती है वो हमेशा फिक्स रहती है। जो हम लोग रेंट पे करते हैं वो भी फिक्स रहता है, एक तरीके से देखा जाए 11 महीने तक। और निदेशकों की फीस जो होती है ये भी फिक्स रहती है। लेकिन उत्पादन विक्रय पर लाइसेंस फीस, जैसे जैसे आप ज्यादा चीजें बेचोगे वैसे वैसे इसका लाइसेंस फीस बढ़ जाएगी। तो ये हमारी वेरिएबल होती है। आगे फिर लिखा हुआ है, ये -4 -3 0 3 4, इसका आ गया एवरेज मूल्य बताइए। एवरेज मतलब मीन का आ गया है। तो मीन इक्वल टू होता है, इन सभी को जोड़ दो, -4 -3 प्लस 0 + 3 + 4, इन सभी को जोड़ा, अपॉन में 5 आ गया। तो कितना आ जाएगा 0/5, मतलब कि 0 आ जाएगा हमारा एवरेज। आगे 55 में लिखा है, यदि परिचालन कोष 42,000 रुपए है और प्लांट और मशीनरी पर डेप्रीसिएशन चार्ज किया गया है 5,000 रुपए, तो प्रॉफिट क्या होगा। तो जितना हमारा फंड था, हमारा 42,000 रुपए था, ठीक है। और इसमें से 5,000 जो डेप्रीसिएशन है उसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो हमारा बचेगा 37,000। आगे लिखा है बैंक में भुनाया गया बिल है। तो बैंक में जो भी बिल भुनाया जाता है वो संभावित दायित्व कहलाता है। क्योंकि हो सकता है वो जो बिल है वो पास हो जाए, हो सकता है फेल हो जाए, इसलिए संभावना रहती है, इसलिए प्रोबेबिलिटी रहती है, तो संभाव्य दायित्व कहा जाता है। 57 में लिखा है, यदि जब भी जब भी समंक की गति, दूरी तथा समय से संबंधित है तो उसका श्रेष्ठ औसत होगा। तो जब क्या है, समंक में डिस्टेंस क्या है,
ठीक है, स्पीड का है और टाइम का है, तो हमारा वो होता है हरात्मक माध्य, हार्मोनिक मीन, सबसे उसमें अच्छा माना जाता है, क्योंकि हरात्मक माध्य जिसे कोई ना हरा सके, जो बहुत तेज चलता हो, बहुत लंबा चलता हो, बहुत जल्दी काम कर लेता हो, तो उससे कोई नहीं हरा सकता है, तो हरात्मक माध्य। आगे लिखा है 58 में, एक फर्म जो नावों का निर्माण करती है कि प्रति माह स्थिर लागत दी है हमारी, देखो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी दी है, 2,60,000 रुपए दिया है, रुपए में दे दिया गया है, और नाव का विक्रय मूल्य दिया है 35,000 रुपए, सेलिंग प्राइस दिया है 35,000 रुपए। आगे कहा गया है परिवर्तनशील लागत प्रति नाव 15,000 है, वेरिएबल कॉस्ट दी है हमारी 15,000 रुपए। अब कहा गया है कि बोट यार्ड में 20 नावें प्रति माह निर्माण की जाती हैं, तो सम विच्छेद बिंदु ज्ञात करना है, इसका उत्पादन, और ये दिया गया है सम विच्छेद उत्पादन ज्ञात करना है, ठीक है। तो उत्पादन ज्ञात करोगे तो ब्रेक इवन पॉइंट बराबर में होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में सेल्स माइनस का वेरिएबल कॉस्ट, ये ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब आप बताओ, यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा, 2,60,000 रुपए होगा, अपॉन में वेरिएबल कॉस्ट 35,000, सॉरी सेल्स हमारी 35,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट हो गई 15,000, तो हमारा आ गया ये 2,60,000 में जब गया कितना 15,000 माइनस हो गया तो बचा 20,000 रुपए, 4,040 तो 13 आ गया, तो 13 नाव। यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि मैंने यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई नहीं किया था फेल से, इसलिए नहीं किया था क्योंकि जो नावें ज्ञात करनी कितनी है, तो नावें रुपए में नहीं ज्ञात करनी है, यूनिट में ज्ञात करनी है, इसलिए तो यूनिट के लिए होता है दिया वाला फॉर्मूला, तो इसका आ गया 13 नावें। क्लियर। अब आगे आते हैं, वर्ष के मध्य में दिए गए लाभांश को प्रदर्शित किया जाता है, तो जो वर्ष के मध्य में देते हैं उसे बोलते हैं हम लोग इंटरिम डिविडेंड, ठीक है, इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं, इंटरिम डिविडेंड होता है। तो इंटरिम डिविडेंड को हम लोग कहां पर दिखाते हैं, तो देखो एक अकाउंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होता है ये कब बनता है, जब फर्म क्लोज होती है, फर्म जब बंद होती है तब ये बनता है, ठीक है, एडजस्ट करते हैं। और जो एप्रोप्रिएशन होता है इसमें प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग बांटते हैं, और जब डिविडेंड मिल रहा है तो उसको हम लोग बांटेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिखाते हैं, उसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग लाभ हानि विनियोजन खाता, ठीक है, लाभ हानि विनियोजन खाता देते हैं। यहाँ पर लिख दिया है लाभ हानि समायोजन खाता, ये मिस प्रिंट है, यहाँ समायोजन नहीं, यहाँ पे होगा विनियोजन, इसका बी आंसर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आगे देखते हैं, पाठ नंबर में लिखा है एक अवयस्क की आय उसके संरक्षक की कर योग्य आय में जुड़ जाएगी यदि उस अवयस्क की आय कितनी होगी। जब एक कोई अवयस्क होता है, 18 साल से कम का जब कोई पर्सन होता है, ठीक है, उसकी वो इनकम कमा रहा होता है, तो उसकी इनकम अगर 1,500 से ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तो जितनी ज्यादा होगी वो उसके पेरेंट्स की इनकम में जुड़ जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1,500 से अधिक। आगे 61 में लिखा हुआ है यदि विनियोग मांग वक्र ऊर्ध्वाधर है तो यह प्रदर्शित करता है कि विनियोग मांग वक्र ऊर्ध्वाधर है, इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व ऊर्ध्वाधर बता रहा है, ऊर्ध्वाधर मतलब होता है कोई ऊपर की तरफ जाए, ठीक है, तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसमें लिखा है मौद्रिक और राजकोषीय नीति लिखी है, तो मौद्रिक जो होती है मॉनेटरी पॉलिसी होती है, वो आरबीआई इशू करती है, और जो राजकोषीय नीति होती है, ठीक है, तो राजकोषीय करती है गवर्नमेंट। अब यहाँ पर बता रहा है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, ऊर्ध्वाधर है तो बढ़ रहा है, जब बढ़ेगा तो इसका मतलब गवर्नमेंट ने नए नए प्लान बताए होंगे, ठीक है, कुछ टैक्स में डिडक्शन दिया होगा, तो इसलिए तो मौद्रिक नीति अप्रभावित रहेगी, लेकिन जो हमारी राजकोषीय नीति है वो प्रभावित रहेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। मॉनेटरी पॉलिसी में कोई चेंज नहीं, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाली होगी इसलिए वो प्रभावी रहेगी। आगे लिखा है 62 में, यदि लिखा है निम्न स्थितियों में कोष प्रवाह हुआ माना जाएगा यदि,
किन स्थितियों में कोफ प्रवाह होगा? कोफ प्रवाह मतलब फंड फ्लो के बारे में बता रहा है। फंड फ्लो क्या होता है तो बता चुके हैं। फंड फ्लो मतलब होता है एक करंट होगी, एक करंट होगा और एक होगा हमारा नॉन करंट। इन दोनों के बीच में रिलेशन बताते हैं, उसे बोलते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब यहाँ पर बोल रहा है लेनदारों में रोकड़ का भुगतान, लेनदारों से प्राप्त रोकड़ है, नगद मशीन खरीदी। तो नगद मशीन खरीदी है तो इसका मतलब आप कैश दे रहे हो और आपके पास एक चीज मशीन आ रही है। कैश हमारे पास करंट है, मशीन हमारे पास नॉन करंट है। कैश हमारा करंट हो जाएगा, ये हमारा नॉन करंट हो जाएगा। तो इसका ये आ जाएगा फी। 63 में लिखा है कृषि भूमि के विक्रय से प्राप्त रकम को निम्नलिखित आय की श्रेणी में रखा जाएगा। तो देखो जो कृषि भूमि को विक्रय करने से प्राप्त आय कृषि आय में नहीं आती है, उसे हम लोग रखते हैं इनमें से कोई नहीं। सीधी सी बात है। क्योंकि जो कृषि को कृषि भूमि कृषि में कौन सी आय मानी जाती है? तो कृषि आय होती है जब कोई फसल है उसको हमने बेचा, ठीक है। कृषि लैंड को आपने रेंट पे उठाया, उससे कोई इनकम मिलना होता है तो वो हमारी एग्रीकल्चर इनकम में आता है। लेकिन जब खेती की जमीन को बेच रहे तो हमारा वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम आता है। 64 में लिखा है संपत्ति और दायित्व पूंजी दिया गया है। संपत्ति और दायित्व दिया गया हमारा 1 जनवरी का दिया गया और 31 दिसंबर का ये हमारा पूंजी दिया गया है। अब पूछा गया क्या गया है कि ये जो ड्राइंग है स्वामी द्वारा वर्ष में मतलब साल के बीच में वो निकालता है 4,000 रुपए। अब कहा गया है कि 1 जनवरी को पूंजी क्या होगी। बड़ा आसान क्वेश्चन है। कैपिटल बराबर क्या होता है? कैपिटल इक्वल टू होता है, पहले तो आपको पता है कि एसेट इक्वल टू होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। तो एसेट माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल हो जाएगा। एसेट माइनस का लायबिलिटी, तो एसेट है हमारे पास 30,000 की है, लायबिलिटी दी है 13,000 की, तो माइनस कर दो कितना बचेगा? 17,000 बचेगा। तो हमारी ये कैपिटल आ गई। ये कौन सी है? ओपनिंग कैपिटल है। क्लोजिंग कैपिटल दी है 16,500 दी है, ठीक है। और इसका दिया है वर्ष, स्वामी द्वारा वर्ष में 4,000 रुपए का आर्डर किया गया, मतलब 4,000 रुपए निकाले गए हैं, ठीक है। तो 17,000 में 4,000 माइनस कर दो, कर दिया माइनस, तो कितना हुआ? 13,000 आ गया। अब जो 13,000 आया है, अब आगे पर कह रहा है कि हमको क्या बताना है? 1 जनवरी को पूंजी क्या है? 1 जनवरी की पूंजी पूछ रहा है तो ये तो सिंपल फाइव हो ही चुका। ओपनिंग कैपिटल दी हुई है हमारी 17,000 रुपए आ गई है, तो हमारा ये 1 जनवरी की पूंजी क्या है? तो 17,000 तो आ ही चुकी है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि संपत्ति और दायित्व पूछा गया। एक फॉर्मूला होता है एसेट इक्वल टू होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। तो कैपिटल बराबर हो जाएगा एसेट माइनस का लायबिलिटी। तो एसेट हमारी दी है 30,000 रुपए दी है, लायबिलिटी दी है 13,000 रुपए, तो कैपिटल आ गई हमारी 17,000 रुपए। बस इतना ही पूछा गया है, तो 17,000 तो आ चुका है। फिर आगे लिखा है 65 में प्रसिद्ध पुस्तक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट किसने लिखी है? तो वो लिखी है हमारी हेनरी फ्योल ने। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट बुक हमारी हेनरी फ्योल ने लिखी है। इसको याद करने की मैंने ट्रिक बताई थी कि हेनरी फ्योल, हेनरी नाम का इंसान जो हमेशा फेल होता है तो वो हर चीज जनरल करता है, सामान्य चीज करता है। तो जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट हेनरी फ्योल। आगे लिखा है समविभिन्न श्रेणी की माध्यिका होती है। माध्यिका होती है n+1/2 आइटम, इस तरीके से होता है। तो इसका हो जाएगा n+1/2, ये हो जाएगा। आगे पे लिखा हुआ है 67 में समविच्छेद बिंदु विक्रय मूल्य में प्राप्त करने के लिए स्थिर लागत को विभाजित किया जाता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट मूल्य रुपए में प्राप्त करने के लिए, ब्रेक इवन पॉइंट के लिए बता रहा है कि अगर ब्रेक इवन पॉइंट हमें रुपए में प्राप्त करना है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए बोल रहा है कि स्थिर लागत को विभाजित करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को किससे विभाजित करते हैं? हैं? इससे करते हैं पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अगर ब्रेक इवन पॉइंट के 3 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है हमारा जो नंबर 1 होता है, ब्रेक इवन पॉइंट बराबर क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में सेल्स माइनस का वेरिएबल कॉस्ट। ये होता है जब हम लोग याद करते हैं यूनिट में। जब हम लोग रुपए में याद करते हैं तब होता है फिक्स्ड कॉस्ट इंटू सेल्स अपॉन में सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। थर्ड होता है जब हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट रुपए में याद करते हैं तो होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो।
पीवी रेशियो। ठीक। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि विक्रय मूल्य, अगर सम विच्छेद बिंदु विक्रय मूल्य रुपए में प्राप्त करना हो, रुपए में अगर ब्रेक इवन पॉइंट ज्ञात करना हो, कंडीशन में स्थिर लागत को विभाजित करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को हम लोग भाग देते हैं, इसे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो को हम लोग बोलते हैं हिंदी में लाभ मात्रा अनुपात। 68 क्वेश्चन नंबर देखिए। यहाँ पे लिखा है एकाधिकार में औसत आगम वक्र की ढाल होती है, तो ये नीचे की ओर बाएं तरफ जाती है। कैसे? आप पहले तो ये याद रखिए, एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, एक होता है मोनोपोली, एक होता है ओलिगोपोली, एक होता है मोनोपोलिस्टिक। इन तीन में क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू होता है यहाँ पर। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू होता है परफेक्ट कंपटीशन में। ये हमारा एवरेज रेवेन्यू, ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है, ये आउटपुट है। ये कंडीशन होती है जब मोनोपोली हो या फिर ओलिगोपोली हो या फिर मोनोपोलिस्टिक हो, तब ये हमारा होता है कि जो एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है, मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे कम है। और दूसरी कंडीशन होती है जब परफेक्ट कंपटीशन की बात करता है। यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू होता है। ठीक। क्षैतिज और समांतर रेखा, क्षैतिज मतलब एकदम सीधी लाइन जा रही है, समांतर जा रही है, वो होती है हमारी परफेक्ट कंपटीशन के लिए। और जब बात करता है मोनोपोली की या ओलिगोपोली या फिर मोनोपोलिस्टिक के लिए, तो उसमें क्या कहता है कि ऊपर से नीचे जा रहा है। तो देखो ऊपर से नीचे जा रहा है, तो ये हो जाएगा, देखो नीचे की ओर जा रहा है बाईं तरफ। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा आंसर ए। अब क्लियर हुआ ए क्यों होगा? आगे देखते हैं। 69 में लिखा हुआ है वर्ष के प्रारंभ में पूंजी 10,500 है, आरण वार्षिक 6,500 है, नई पूंजी लगाई गई है 3,500 रुपए की। वर्ष के अंत में पूंजी क्या होगी? देखो 69 में दिया है वर्ष के प्रारंभ में पूंजी दी है 10,500, आरण वार्षिक दिया है 6,500, नई पूंजी वर्ष में लगाई गई 3,500 की। वर्ष के अंत में पूंजी क्या होगी यदि कोई भी लाभ या हानि नहीं हुआ है? ओपनिंग कैपिटल दी है 10,500, ड्राइंग हुआ है 6,500, वर्ष आरण वार्षिक 6,500, तो 6,500 लोग माइनस कर देते हैं, 0 0 और 4, 4,000 बचा। आगे पे लिखा है नई पूंजी वर्ष में लगाई गई 3,500 रुपए, 3,500 रुपए नई लगाई गई, 7,500। अब कहा गया है तो कोई भी लाभ या हानि नहीं हुई है, तो पूंजी क्या होगी? पूंजी यही होगी क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी 7,500। 70 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित में चालू दायित्व है, तो चालू दायित्व मतलब होता है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग वेजेस, जिसको हमें पे करना है। ठीक है, जो वेजेस अगर हम पे करेंगे वो हमारी आउटस्टैंडिंग कहलाएगी, तो हमारी करंट लायबिलिटी हो गई। इधर से हो गया आउटस्टैंडिंग, हम लोग लायबिलिटी में दिखाते हैं। 70 का है। 71 में देखते हैं क्या लिखा है। अंश अपहरण जब्त खाते को चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाते हैं। तो देखो शेयर फॉरफीचर लिखा है, इसे हम लोग चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाते हैं। ठीक है, दिखाएंगे कहाँ पर दिखाएंगे? तो रिजर्व एंड सरप्लस में अपहरण खाता, जब्त खाते की चिट्ठे को। देखो जो फॉरफीचर अकाउंट होता है, ठीक है, तो फॉरफीचर अकाउंट में क्या आता है? फॉरफीचर वो आता है जो पे हो चुका होता है ऑलरेडी, वो हम लोग लिखते हैं फॉरफीचर अकाउंट में। तो जो पे हो चुका हो मतलब चुकता पूंजी में जोड़कर दिखाते हैं फॉरफीचर अकाउंट में। ये क्वेश्चन कह रहा है, क्योंकि जो हमारे जब हम लोग फॉरफीचर करते हैं, शेयर्स तो एंट्री होती है शेयर कैपिटल डेबिट टू फॉरफीचर टू अनपेड, जो पे नहीं किए गए। शेयर कैपिटल में होता है जितनी कॉल वैल्यू होती है उसे वो लिखते हैं। फॉरफीचर में होता है जितना हमने पे किया होता है। तो फॉरफीचर को जब हम लोग दिखा रहे हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखाते हैं, ठीक, तो इसमें क्या दिखाते हैं? तो हम लोग जो हमने पे कर दिया उसमें हम लोग जो इतनी कैपिटल हम लोग पे कर चुके होते हैं उसे हम लोग जोड़ देते हैं, तो हमारी फॉरफीचर आ जाती है। तो 71 का बी हो गया।
72 में लिखा है यदि पूंजी 1 जनवरी को 19,400 रुपए की है और 31 दिसंबर को है 21,500 की, ड्राइंग है 4,300, तो प्रॉफिट एंड लॉस बताना है। देखो क्लोजिंग कैपिटल लेते हैं, क्लोजिंग कैपिटल हमारी दी है 21,500 दी है। इसमें से हम लोग अगर ड्राइंग जो दिया है इतना इतना हम लोग ऐड कर दें ड्राइंग 4,300, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल में हम लोग ड्राइंग ऐड करते हैं, ओपनिंग में हम लोग माइनस करते हैं। तो 00,538,415 और ये 25,800 आ गया। ठीक है, अब ओपनिंग था 19,400 था, तो 19,400 इसमें माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 400 और 15 में 9 गया, 6 बचेगा, 6,400 आ गया। आगे लिखा हुआ है 73 में, एक कंपनी ने अपने 2 लाख के पूर्वाधिकार अंशों का शोधन किया। इस हेतु उसने समता अंश पूंजी 1.5 लाख रुपए निर्गमित की, 1,000 रुपए बोनस अंश भी निर्गमित किए। लेन देन को पर शुद्ध प्रभाव क्या पड़ेगा? तो देखो 2 लाख रुपए के उसके प्रेफरेंस शेयर हैं। प्रेफरेंस शेयर उसके कितने के हैं? 2 लाख रुपए के हैं। उसने इशू किए हैं, इशू किए हैं 1.5 लाख रुपए के। ठीक है, बोनस दिया है 1 लाख का। तो जो बोनस दिया जाता है, जब हमको एक तरीके से देखा जाए कि बोनस कब देते हैं, जब हमने मार्केट में या शेयर इशू किए हो या हमारे पास प्रॉफिट हो। ठीक है, तो जब प्रॉफिट हमारे पास होता है, शेयर इशू करने पे प्रीमियम मिलता है, वो कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है, उससे हम लोग बोनस दे देते हैं। या तो कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो हम लोग बोनस देते हैं। तो जब प्रॉफिट हुआ है, हमने बोनस दिया है, तो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ होगा, तो हमने बोनस दे दिया, तो 1 लाख कैपिटल चली गई। इशू हम लोग कर रहे हैं सिर्फ 1.5 लाख रुपए के शेयर इशू कर रहे हैं, और प्रेफरेंस शेयर मतलब रिडीम कर रहे हैं हम लोग 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए की हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। रिडम्पशन का मतलब होता है कि आप शेयर्स को वापस जब खरीदते हो, तो जब खरीदोगे तो 2 लाख रुपए पेमेंट करोगे, और उसके अगेंस्ट में आप सिर्फ 1.5 लाख रुपए आप जनता से ले रहे हो, तो 50,000 रुपए आपको नुकसान हो रहा है। ये 50,000 कहाँ से आएगा, यही पूछ रहा है। तो जो वर्किंग कैपिटल है उसमें 50,000 रुपए कम हो जाएगा, तो हो गया कम। अब आगे लिखा है 74 में, ग्राफ में उपभोक्ता की बचत का क्षेत्र होता है। चलो ग्राफ बनाते हैं। ये ग्राफ बन चुका है। ठीक है, तो उपभोक्ता की बचत कह रहा है, तो उपभोक्ता की बचत होती है मांग वक्र के नीचे, डिमांड कर्व के नीचे। अच्छा, डिमांड कर्व के नीचे, ठीक। और मूल्य रेखा प्राइस लाइन के ऊपर, प्राइस लाइन के ऊपर ये प्राइस है, ये हमारी डिमांड है। तो देखो 74 में लिखा है उपभोक्ता की बचत का क्षेत्र ये होता है, ये कंज्यूमर सरप्लस का क्षेत्र ये होता है। अब ये कैसे होता है? ये इस तरीके से होता है कि जो मांग वक्र के नीचे डिमांड कर्व होता है, ये डिमांड कर्व है। ठीक है, डिमांड कर्व ऐसे ही जा रहा है, मांग वक्र के नीचे की तरफ लाइन जो है, ये नीचे का ये लाइन। ठीक है, ये जो लाइन नीचे की उसके बारे में बता रहा है। और दूसरी हो गई हमारी मूल रेखा जो प्राइस लाइन है। ठीक है, प्राइस लाइन ये गई है, तो उसके ऊपर बता रहा है। देखो ये नीचे, ये प्राइस लाइन के ऊपर, ये बीच का होता है, फिर बोलते हैं हम लोग कंज्यूमर सरप्लस। इसलिए ये हो जाएगा 74 का ए। 75 में लिखा है कोष प्रवाह विवरण में कोष का अर्थ होता है फंड का मतलब क्या होता है? फंड में आता है करंट और नॉन करंट आता है। अगर वैसे देखा जाए तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है करंट माइनस करंट, मतलब वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो कुछ संबंधित उससे हो जाएगा, एसेट और लायबिलिटी अगर हम बता रहे हैं, तो इससे हम लोग वर्किंग कैपिटल से इसे हम लोग जोड़ देंगे। क्योंकि जो वर्किंग कैपिटल होता है उसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ फंड की बात कर रहा है, फंड का अर्थ यहाँ पूछ रहा है क्या होगा, तो फंड का अर्थ यहाँ इसके लिए हो जाएगा ये करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। कैश तो अकेले करंट है, चालू दायित्व तो मतलब सिर्फ करंट दिया गया, लायबिलिटी यहाँ पे करंट एसेट की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एसेट और लायबिलिटी की बात कर रहा है। तो एक तरीके से हो सकता है करंट एसेट्स माइनस नॉन करंट लायबिलिटी भी हो सकता है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो 75 का हो जाएगा डी। 76 में लिखा है चाय के उत्पादन एवं विक्रय में समृद्ध प्रतिशत कृषि आय माना जाएगा। तो देखो टी, कॉफी, रबर। ठीक है, टी के लिए एग्रीकल्चर इनकम, ये एग्रीकल्चर इनकम मानते हैं, और ये नॉन एग्रीकल्चर इनकम।
के लिए होती है 60% एग्रीकल्चर इनकम, कॉफी के लिए होती है 75%, रबड़ के लिए होती है 65%, नॉन एग्रीकल्चर हो जाएगी टी की 40%, इसकी हो जाएगी 25% और इसकी हो जाएगी 35%। तो यहाँ पूछा गया चाय के उत्पादन एवं बिक्री में सम्मिलित कृषि आय है, तो चाय के लिए एग्रीकल्चर इनकम 60% होती है। 77 में दिया हुआ है, व्यवसाय के स्वामी द्वारा विनियोग का प्रभाव होगा। विनियोग का प्रभाव क्या होगा? जब कोई बिजनेस ओनर होता है, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट करता है, तो इन्वेस्टमेंट करने से उसकी एसेट बढ़ती है। तो जब इन्वेस्टमेंट करेगा तो फिर क्या होगा ये पूछ रहा है। तो देखो, कैपिटल तो बढ़ेगी जब वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो कैपिटल तो बढ़ेगी बिजनेस में, कैपिटल तो इंक्रीज हो जाएगी, साथ में एसेट भी बढ़ेगी। तो ये हो जाएगा डी आंसर इसका। एसेट इसलिए बढ़ेगी क्योंकि जब बिजनेस में कैपिटल आ गई तो हो सकता है उस कैपिटल से लायबिलिटी कुछ पे कर दिया जाए तो एसेट बढ़ जाएगी, या फिर कुछ नया इन्वेस्टमेंट मतलब कुछ बिजनेस में नया प्रपोजल लाया जाएगा, कुछ सेल बढ़ेगी तो उससे एसेट भी बढ़ जाएगी, तो इसका आ जाएगा डी आंसर। 28 नंबर में लिखा है किसी संयुक्त पूंजी कंपनी के आंतरिक अंकेक्षण के लिए स्वैच्छिक योग्यता है। तो जब आंतरिक अंकेक्षण के लिए आंतरिक अंकेक्षण मतलब होता है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट। अब इसके लिए कह रहा है कौन सी शैक्षणिक योग्यता की जरूरत होती है। तो इंटरनल ऑडिट वैसे तो देखो सीए करता है, ठीक है, या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट करता है, सीएस कर लेता है, ठीक है, सीए या फिर सीएस करता है। लेकिन कंपनी एक्ट में कुछ भी कहा नहीं गया है कि कंपनी एक्ट 2013 के अंदर कुछ भी नहीं कहा गया है कि क्या योग्यता होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कंपनी अधिनियम के अनुसार शिक्षित होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। ये इसकी जो इंग्लिश होती है, इंग्लिश इसकी लिखी है ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। इंग्लिश क्या लिखी मैं बता रहा हूँ, लिखिए ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी नीड नॉट प्रोसेस क्वालिफिकेशन लेड डाउन इन द कंपनी एक्ट 2013। देखो इसको अगर हिंदी में हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो होगा कि एक संयुक्त स्टॉक कंपनी के लिए कंपनी को निर्धारित योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है कंपनी एक्ट 2013 में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंपनी संयुक्त पूंजी कंपनी के लिए आंतरिक अंकेक्षण इंटरनल ऑडिट के लिए योग्यता पूछी गई है। हाँ, और इसकी जो इंग्लिश ये थी, लेकिन इसको हिंदी ट्रांसलेट गलत किया गया है। यहाँ पर लिखा गया है हिंदी ट्रांसलेट में कि कंपनी अधिनियम के अनुसार शिक्षित होना आवश्यक नहीं है, मतलब बिना पढ़ा लिखा इंसान भी हो सकता है, तो ये गलत है। लेकिन जिसका देखो आंसर वैसे तो जब कुछ वैसे तो लेते चार्टर्ड अकाउंटेंट को लेते हैं या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट को लेते हैं, ठीक है, ये लिया आता है। लेकिन कंपनी एक्ट में कोई भी स्पेशल क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं बताया गया है, ठीक है, कि ये चाहिए होगी। तो हम लोग ए आंसर लेंगे। कंपनी अधिनियम के अनुसार शिक्षित होना आवश्यक नहीं है, ये गलत लिखा है, पॉइंट शिक्षित नहीं, कंपनी अधिनियम के अनुसार किसी विशेष शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती, ये होना चाहिए था। विशेष रूप से शिक्षित होना आवश्यक नहीं है, ये कहना चाहिए था कि कंपनी एक्ट में विशेष रूप से कोई शिक्षित होना आवश्यक नहीं है, तो ये आंसर सही हुआ था। आंसर आंसर की में ए ही सही होगा, ठीक है। बस यहाँ पे लिखा है कि कंपनी नियम के अनुसार शिक्षित होना आवश्यक नहीं है, तो शिक्षित होने का आवश्यक नहीं का मतलब है कि विशेष रूप से, मतलब विशेष रूप से कोई स्पेशल एक्ट नहीं है कि ये आप पढ़ के ही शिक्षित हो सकते हो, इसका मतलब ये है। तो 78 का ये हो गया। अब इतना क्लियर हुआ। अब देखिए 79 जो क्वेश्चन है उसमें दिखा रहा है कि एसेट हमारी 21,000 रुपए है, और अवशेष मूल्य मतलब होता है स्क्रैप वैल्यू हमारी 1,000 रुपए दिखा रही है। ह्रास की दर मतलब डेप्रिसिएशन रेट 10% दिखाया है। फिर कह रहा है दूसरी वर्ष के लिए ह्रास की राशि बतानी है यदि ह्रास रैखिक विधि से हो। रैखिक का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मेथड हो। तो जब कंपनी जो संपत्ति है उसकी वैल्यू 21,000 रुपए है, 1,000 रुपए उसका स्क्रैप वैल्यू है, मतलब उतने में बेच रहे हैं उसको, तो बची 20,000 रुपए।
अब 20,000 का 10% प्रति वर्ष लगाना है डेप्रिसिएशन। पहले साल काटो, कितना आएगा? 2,000 आ गया। अब ये बोल रहा है रैखिक विधि, मतलब सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन मेथड की बात कर रहा है। स्ट्रेट लाइन मेथड। तो जब स्ट्रेट लाइन मेथड है तो उससे हो जाएगा हमारा 2,000। क्लियर? अब 80 में लिखा है अंतिम स्टॉक दिया है 53,400, विक्रय लागत दी है 75,000, सकल लाभ दिया है 5,000, क्रय दिया है 82,000, प्रारंभिक रेतीय का मूल्य कह रहा है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक फॉर्मूला होता है, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस का क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना दिया है? कॉस्ट दिया है विक्रय लागत 75,000 रुपए। ओपनिंग स्टॉक हमारा दिया नहीं है। परचेज कितना दिया है? 82,000 रुपए। डायरेक्ट एक्सपेंस दिया नहीं है तो उसको जीरो मान लो। क्लोजिंग स्टॉक हमारा दिया है 53,400, ये दिया है। तो 82,000 में हम पहले तो 53,400 माइनस कर देंगे, और तो जो आंसर आएगा काट पीट के ओपनिंग स्टॉक में, देखो 75,000, जो ये दिया है 53,400, इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 53,400 माइनस हुआ 82,000, तो आया हमारा 46,400। ठीक है। 81 में दिया है पूंजीगत व्ययों को आगम व्यय मानकर खाते में दिखाते हैं, फिर क्या बोलते हैं? जब देखो, जब कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं तो फिर बोलते हैं हम लोग सीक्रेट रिजर्व या फिर गुप्त संचय बोलते हैं, बस इतना याद रखो। जब कैपिटल एक्सपेंसिस को हम जब रेवेन्यू एक्सपेंस मानते हैं तो फिर बोलते हैं हम लोग सीक्रेट रिजर्व, गुप्त संचय। 82 में दिया है व्यवसाय की संपत्ति 21,315 है, दायित्व 4,120 है, स्वामी की पूंजी। तो देखो, एसेट इक्वल टू होता है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो एसेट हमारी दी है 21,315, लाइबिलिटी दिया है हमारा 4,120 प्लस कैपिटल। तो कैपिटल बराबर क्या हो जाएगा? 21,315 माइनस 4,120, माइनस कर दो तो आ जाएगा 17,195। कितना आसान क्वेश्चन है ये, समझ में आया आपको? अब बताइए 82 तक आपको कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए डाउट। 83 में लिखा है विकासशील देशों में कृषि उत्पादन बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण कारगर नीति कौन सी है? तो जो विकासशील देश होते हैं, डेवलपिंग कंट्री की बात होती है। जब डेवलपिंग कंट्री की बात करते हैं, ठीक है, तो देखो मशीनी कार्य सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम लोग डेवलप्ड में। डेवलप्ड में हम लोग मशीन का यूज करते हैं। डेवलपिंग के लिए आयात प्रतिस्थापन, आयात को हम लोग कन्वर्ट करें, ये तो नहीं विकासशील देश। हम कृषि की बात कर रहा है तो कृषि के लिए लिखा है भूमि सुधार। बाकी इसके जो ऑप्शन लिखे हैं ना, एक भी ऐसे आंसर नहीं है जो करेक्ट हो। जैसे आयात प्रतिस्थापन मतलब होता है खरीदने की जगह हम लोग बेचने पे ज्यादा फोकस करें। जब बेचने पे फोकस करेंगे मतलब होगा कि हम लोग ज्यादा उगा रहे होंगे चीजें। तो भूमि सुधार मतलब भूमि की भी उपजाऊ देखना चाहिए। तो ये आंसर गलत था। ठीक है, तो इसमें आंसर की रखा गया था ऐप, मतलब ये क्वेश्चन ही गलत मान लिया गया था। तो इसका जो आंसर पहले माना था बोर्ड ने, ये माना था कि भूमि सुधार, क्योंकि मशीन तो होती है हमारी देखा जाए विकसित देशों में, तो फिर तो आंसर हुआ नहीं। भूमि सुधार इसलिए बोल दिया कि अगर भूमि सुधार होगा तो सही से, सुधार का मतलब सही, अगर पानी वगैरह टाइम पे मिल रहा है, ठीक है, नहर वगैरह का इंतजाम कर दिया गया, या फिर वहां पे ट्यूबवेल लगा हुआ है तो जैसे पानी मिल जाए उनको, और बीजे ईजे मिल जाए, खाद मिल जाए, तो इससे क्या होगा कि जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा,
जब प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाएगा, ऐसी कंडीशन में हम लोग ज्यादा सामान बेचेंगे, तो इंपोर्ट कम हो जाएगा, इंपोर्ट की एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर ज्यादा सही बी माना गया था। ठीक है, तो बी, अगर क्वेश्चन आता है तो बी रखिएगा आंसर। फिर आगे लिखा है ऋण पत्रों पर दिए गए ब्याज में से काटे गए आयकर को दिखाते हैं। तो आयकर जो हमारा होता है वो लायबिलिटी होता है, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखाते हैं। अब आगे 85 में लिखा हुआ है, देनदारों से प्राप्त रोकड़ 12,000 रुपए तथा फर्नीचर खरीदा 7,000 रुपए का कोष प्रभाव पर क्या प्रभाव पड़ा है। देखो, देनदारों से हमको रोकड़ मिला है 12,000 रुपए का। अगर 12,000 रुपए मिला है हमको, ठीक है, लेकिन डेटर भी तो कम हो गए होंगे 12,000 रुपए के। डेटर भी हमारे कम हो गए होंगे 12,000 रुपए के। तो इसका मतलब है अभी तक एसेट में कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, एसेट में कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ है। जब एसेट में चेंजमेंट नहीं हुआ, फिर कह रहा है फर्नीचर खरीद लिया हमने 7,000 रुपए का। जब 7,000 रुपए का हमने अलग से फर्नीचर खरीदा है, तो कैश हमारे यहाँ से गया है। जब गया है कैश, तो क्या होगा, वर्किंग कैपिटल में 7,000 रुपए की कमी आ जाएगी। आगे लिखा है 86 में, आय के अंतर्गत निम्नलिखित प्राप्तियों को सम्मिलित किया जाता है। तो आय में देखो, चाहे वो लीगल हो चाहे वो इलीगल हो, दोनों ही इनकम मानी जाती हैं। तो वैधानिक हो चाहे अवैधानिक हो, चाहे जैसे आपका पैसा कमाओ, गवर्नमेंट को उससे मतलब नहीं, बस आप टैक्स पे करो, इनकम के अंदर आ जाएगा। खुले बाजार के की क्रियाएं हिस्सा होती है। ओपन मार्केट में आता है हमारा साख नीति आती है, याद रखिए। अब आप जरा सोचो, ये इसका मतलब क्या है, ओपन मार्केट में क्रियाएं होती हैं। ओपन मार्केट मतलब होता है, देखो पे तो राजकोषीय नीति लिखा है एक में। ठीक है, तो राजकोषीय नीति मतलब ये होता है, ये राजकोषीय नीति गवर्नमेंट इशू करती है। मौद्रिक जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो करती है आरबीआई करती है। ठीक है, तो जो राजकोषीय नीति होती है, उसमें क्या होता है कि सरकार बजट बनाती है, कुछ नए नए इन्वेस्टमेंट करती है ताकि इकोनॉमी ग्रोथ करे। ओपन मार्केट का मतलब होता है जहां पे आप कुछ भी सामान बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। तो आय नीति तो उसका कोई मतलब नहीं है। मजदूरी नीति, ये दोनों तो गलत है। अब लिखा है यहाँ पे, देखो, राजकोषीय नीति बता चुके कि गवर्नमेंट जब इन्वेस्टमेंट करती है उससे संबंधित हो गया। साख नीति जो है हमारी, ये इससे संबंधित हो जाएगा, क्योंकि खुले बाजार की क्रियाओं में साख नीति क्या होता है। अगर बैंक की बात करते हैं हम, ठीक है, बैंक, आपको पता है कि बैंक जब लोन प्रोवाइड करती है लोगों को, बिजनेसमैन को अगर लोन देती है, बहुत सारा लोन दे रही है, तो उसे बोलते हैं हम लोग स्टॉक उसकी बढ़ रही है, गुडविल, अगर हम लोग मानते हैं कि गुडविल उसकी बढ़ रही है। ठीक है, और जब वो बैंक लोन नहीं देती तो गुडविल कम होती है। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि खुले मार्केट की क्रियाओं से संबंधित, तो ये डी आंसर इसका ज्यादा सही हो जाएगा। 87 तक आ गए। तो 88 भी आप ऐसे ही कर सकते हो। 88, आपको 87 तक क्लियर हो गया, पहले इतना आप रखिए, अगले वीडियो में बताऊंगा 88।